video lecture conducted by our channel, that is Substratum Learners. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज जहाँ पे हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग की स्टार्टिंग की थी, तो वहाँ पे हमने आपके सामने एक टेबल डिस्कस किया था और उस टेबल में हमने मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग एक बहुत लंबा टॉपिक, एक बहुत लंबा पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द 5 स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद हम लोग मिक्सचर पे आए थे और अब हम लोग उसके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आप, जैसा कि हम लोग उस टेबल की तरफ मूव कर रहे हैं, उस टेबल के पोर्शन में हैं, तो इस वक्त हम मिड ऑफ द चैप्टर पे अपने प्रेजेंट हैं। तो अब हमें आगे क्या डिस्कस करना है, आइए उसे देखते हैं। प्योर एलिमेंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। प्योर एलिमेंट्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? पहला है एलिमेंट्स। प्योर सब्सटेंस को हम दो पार्ट में कर सकते हैं, पहला है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड। और इसी पोर्शन को हम आज डिस्कस करेंगे और इसके और भी टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर ऑफ टुडे, दैट इज प्योर सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट? पहला है एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज कंपाउंड। फर्स्ट इज एलिमेंट्स, सेकेंड इज कंपाउंड्स। हमने आपको बताया था कि एलिमेंट्स को फर्दर हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे बुक्स में देखा होगा, हो सकता है आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया भी हो, लेकिन मोस्टली बताया क्या जाता है कि एलिमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया जाता है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस पोर्शन में, दैट इज जितने भी हमारे नेचर में स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। यहाँ पे हम लोग कौन कौन से देखेंगे? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इनके अलावा दो और होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है मेटल। मेटल के बाद हम रखेंगे किसे? मेटलॉइड को। मेटलॉइड। आफ्टर मेटलॉइड नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बाद आते हैं हम नोबल गैसेस पे। noble gases, and finally comes radioactive elements. ओके, तो ये क्या है? हो सकता है आपने जूनियर क्लास में, क्लास 8th में इनमें से कुछ के बारे में पढ़ा हो, और ये बेसिकली होते क्या है, इन्हीं सब चीजों को हमें यहाँ पे आज डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, किनके बारे में भी हमने डिस्कस किया? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स 5 तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इसके अलावा नोबल गैसेस, एंड लास्ट इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज मेटल्स। तो मेटल्स नेचर में हार्ड होते हैं, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले कि मेटल्स आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर। हार्ड मतलब काफी ज्यादा ये कठोर होते, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंड, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये काफी ज्यादा अच्छे से और बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट, सॉलिड गैस हम लोगों ने पढ़ा था, तो रूम टेम्परेचर बिल्कुल ये कॉम्पैक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज मैलेबल। नाउ व्हाट डज मैलेबल मीन्स? मैलेबल का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, उसको शीट्स में प्रिपेयर किया जा सके। सो ऑल मेटल्स आर मैलेबल इन नेचर। एक एक्सेप्शन है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर का, मर्करी, Hg। मर्करी इज ऑल्सो अ मेटल बट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डक्टाइल। मैलेबल का मतलब क्या था कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। नेक्स्ट इज डक्टाइल,
डक्टाइल मीन्स व्हाट, दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। उसके बाद आते हैं हम कंडक्टर पे। कंडक्टर मतलब कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने दे, इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू फ्लो हो, दैट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर। और जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स। सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर जो मेटल्स होते हैं दैट आर गोल्ड एंड सिल्वर। उसके बाद आता है कॉपर, बट गोल्ड एंड सिल्वर की वायरिंग नहीं करते बिकॉज आप जानते हो दे आर हाईली कॉस्टली इन नेचर, काफी ज्यादा वो कॉस्टली होता है। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी सॉलिड्स हैं दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज सोनरस। सोनरस मतलब कि जब कभी भी किसी मेटल को आप हिट करते हो तो इट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। उसमें वो घंटी वाली आवाज, बहुत सारे जो स्कूल बेल्स होते हैं उनमें अगर आप ध्यान से देखो तो एक मेटल का सर्कुलर बॉल लगा होता है और उससे हैमर हिट करता है। ओके, सो इट इज व्हाट, इट इज सोनरस इन नेचर। ओके, तो सोनरस के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज दे हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आप जानते हो कि कोई भी एटम है उसमें नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स सेंटर में न्यूक्लियस होगा, उसके बाद के शेल, एल, एम, एन, इस तरीके से शेल्स मूव करते हैं, इस तरीके से शेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में यानी कि सबसे बाहरी वाले शेल में, जैसे हम वैलेंस, वी से VALENCE वैलेंस शेल भी कहते हैं, उसके आउटर मोस्ट में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो दैट टाइप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज मेटल्स। उसके बाद नेक्स्ट है लस्टर। लस्टर मतलब होता है, लस्टर मतलब होता है शाइन, चमक। तो किसी भी एलिमेंट में अगर शाइन हो, चमक हो, तो दैट हैज लस्टर, मींस दैट इज अ मेटल। उसके बाद अलॉय। नाउ जब हम बहुत सारे एलिमेंट्स में, स्पेशली जो मेटल्स हैं, उन मेटल्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तो उन्हें हम कहते हैं अलॉय। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, ठीक है, ये सब आपके क्या है, दीज ऑल आर अलॉय। इनमें क्या किया जाता है कि मेटल्स को एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक साथ मिक्स कर दिया जाता है ताकि मेटल्स की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाए, वो बढ़ जाए और वो बेटर क्वालिटी के एलिमेंट्स या सब्सटेंस क्रिएट कर सके। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। बेसिकली ये लिक्विड या गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इनको इजीली बेंड किया जा सकता है, इनको इजीली किसी भी फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नॉन मैलेबल मतलब इनकी हम शीट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। नॉन डक्टाइल, इनके हम वायर्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका बहुत कम टेम्परेचर पे ये पिघलना, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हैव 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 या तो 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होता है। एंड नॉन लस्ट्रस मतलब इनमें शाइन नहीं होती। अब आप ही सोचिए, गैस है, लिक्विड है, तो इनमें से शाइन कहाँ होगी, शाइन इनमें पॉसिबल है ही नहीं। और क्योंकि ये लिक्विड एंड गैस होते हैं नेचर में, रूम टेम्परेचर पे, दैट इज व्हाई दे डू नॉट फॉर्म अलॉय। अलॉय सिर्फ और सिर्फ कौन फॉर्म करते हैं, योर मेटल्स। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बेसिकली एक ट्रांजिशन स्टेट है। जैसा कि आप जानते हो कि कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो उनका एक मिड पॉइंट होता है जहां पे एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कुछ पोजीशन पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और कुछ पोजीशन पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। दैट आर व्हाट, दैट आर सेमी कंडक्टर्स। तो बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स मेटलॉइड्स हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की हैं। आइए देखते हैं। तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये कैरेक्टर इसको कहां से मिला, ये मिला है इसको मेटल से। लो कंडक्टिविटी मतलब कंडक्शन करता तो है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, इसीलिए जितने भी मेटलॉइड्स हैं इनका यूज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ सेमी कंडक्टर्स में।
ब्रिटल काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, अगर आप इनको बीट करोगे, इनको मारने की कोशिश करोगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्लेक्स में टूट जाएंगे। और मिक्स कैरेक्टर्स होते हैं इनके अंदर, मेटल्स और नॉन मेटल्स के, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एसबी, ये सब जितने हैं, एंटीमनी, ये सब जितने भी हैं, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर मेटलॉइड्स। तो इनके अंदर मिक्स कैरेक्टर्स होते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के। लास्ट पॉइंट, दे आर मोस्टली 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, यानी इनके आउटरमोस्ट शेल में मोस्ट कंडीशंस में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। बट दिस शुड बी रिमेंबर्ड कि ये हमेशा जरूरी नहीं है कि इनके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कई सारे एलिमेंट्स में ऐसा देखा गया है कि इनके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो ये है मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में, इनको आप नोट कर लीजिए। फिर हम मूव करते हैं नोबल गैसेस और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे। ओके स्टूडेंट्स, तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम मूव करेंगे अपने प्योर सब्सटेंस के बाकी के 2 पोर्शन पे, दैट आर रेडियो एक्टिव, फर्स्ट इज नोबल गैसेस एंड सेकेंड इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो नोबल गैसेस की। तो नोबल गैसेस बेसिकली क्या होते हैं, दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर, ये नेचर में जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड ये रिएक्शन शो करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं, बट नोबल गैसेस ये नॉन रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ देयर आर 2 थिंग्स, 8 मतलब होता है ऑक्टेट और 2 मतलब होता है डुप्लेट। तो हाइड्रोजन और हीलियम जब अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है तो दैट मीन्स डुप्लेट इन नेचर, और उस कंडीशन में वो स्टेबल होता है। कौन से 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। लेकिन इनके अलावा जितने भी हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करें। अगर ये अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन कर लेते हैं, दैट मीन्स ऑक्टेट कंडीशन इज फॉर्म। और क्योंकि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर ऑक्टेट इन नेचर, ये पूरी तरीके से स्टेबल होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते। इनका एक और नाम है, दैट इज आल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस। ये मोस्ट कंडीशन में गैसेस ही होते हैं, यहाँ से ही आपको पता चल गया होगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नोबल गैसेस हैं, दे आर ऑल गैसियस इन नेचर। नेक्स्ट, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, ओडरलेस, कोई स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस यानी कि कोई भी टेस्ट प्रेजेंट नहीं होता। मूविंग टू फर्दर, इनके एग्जांपल्स क्रिप्टन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, ज़ेनॉन, ये सब इसके एग्जांपल। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे मेंशन है। आइए मूव करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तरफ। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट दे आर इनस्टेबल इन नेचर। इनस्टेबल इन नेचर मतलब कि ये काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, और नेचर में अगर ये प्रेजेंट हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का क्वांटिटी जब बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ये कभी भी स्टेबल इन नेचर नहीं होते। ये लगातार क्या करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, रिलीज करते रहते हैं। रेज हैं ये, इनको रिलीज करते रहते हैं लगातार, ताकि ये स्टेबिलिटी अटेन कर पाए। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम ऑफ देम 80 एटॉमिक नंबर के सॉरी 30 एटॉमिक नंबर के अबव है। एटॉमिक नंबर 30 के ऊपर, 30 ऑफ जिंक। तो जिंक के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सबका एटॉमिक नंबर है इन द रेडियो एक्टिव पोर्शन। नाउ दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस मतलब जब ये किसी भी फोटोग्राफिक शीट से टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो कलर प्रोड्यूस करते हैं, शाइन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज फ्लोरेसेंस। और इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, पीबी, बिस्मथ एंड रेडियम। पीबी इज व्हाट, lead, bismuth and ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था दैट वाज प्योर एलिमेंट्स। प्योर एलिमेंट्स के बाद हम आते हैं अपने लास्ट पोर्शन ऑफ द टेबल। जो हम लोगों ने टेबल डिस्कस किया था, टेबल में हम लोगों ने फर्दर का पोर्शन डिस्कस कर लिया है। अब हम लास्ट पोर्शन पे हैं, दैट इज
कंपाउंड्स। नाउ कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स ये दो टर्म्स आते हैं, ठीक है, और इन दोनों टर्म्स में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कैसे आप अपने आप को उस कंफ्यूजन से दूर रखोगे ये समझना जरूरी है। ओके, तो आइए देखते हैं। एटम, as you all know, is the smallest unit of any non-living thing। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, जैसे सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, वैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नॉन सब्सटेंस हैं, या जितने भी कह सकते हो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनका जो बेसिक एलिमेंट है या बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, दैट इज अ एटम। बहुत सारे एटम जब एक साथ कंबाइन होते हैं, दैट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। बट मॉलिक्यूल का जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट आइडेंटिकल एटम्स। आइडेंटिकल एटम्स, बहुत सारे आइडेंटिकल एटम्स जब एक साथ कंबाइन होंगे तो वो फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूल। ओके, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन का ही दूसरा एटम कंबाइन हो गया, it is forming O2. O2 is what? O2 is a molecule. Okay? लेकिन यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अगर कंबाइन हो जाए, दो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ कंबाइन हो जाए, तो इट फॉर्म्स व्हाट? इट फॉर्म्स H2O, which is what? Which is a compound. Okay, which is what? Which is a compound. तो दो या दो से ज्यादा different elements, okay, two or more than two different elements when combined together and connect themselves with the help of a bond. Now what is bond? Bond basically combination है जिसकी वजह से दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ कंबाइंड होते हैं, एक साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड्स के ऊपर हम एक अलग से आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा देंगे बहुत जल्दी हमारे चैनल पे ही। तो उसमें आप देखोगे कि 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक और मैग्निफाइड वर्जन और इनलार्ज्ड वर्जन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यही ध्यान देते हैं। तो व्हाट आर कंपाउंड? व्हेन two or more than two elements combine together, and that is what? When two or more than two different elements combine together and attain in a form of a bond, एक new substance का formation कर लें, then that is known as a compound. For example, water is a compound, okay, then H2SO4, sulfuric acid, यहाँ पे आप 3 तरीके के एलिमेंट्स देख सकते हो, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन और क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। नाउ थिंक एन आंसर, N2, क्या N2 एक कंपाउंड है? नो, N2 इज नॉट अ कंपाउंड। इसी तरीके से H2, is H2 a compound? No, it is a molecule. हमने क्या कहा? Different elements should be there. अगर यहाँ पे NH3 होता, अमोनिया, so yes, ammonia is a compound. Okay? तो अगर आपको डिफरेंस समझना हो एक कंपाउंड और एक मॉलिक्यूल के बीच में, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट इज कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ identical atoms, whereas compound are formed by the addition of different atoms. Okay, तो ये था हमारे कंपाउंड के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पूरा टेबल खत्म कर लिया है। यहाँ तक में सबसे पहले हम लोगों ने 5 स्टेट ऑफ मैटर पढ़े, जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्रेजेंट था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर में 2 टाइप के मिक्सचर्स पढ़े थे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर हम आए थे प्योर सब्सटेंस पे, जो आज ही हमने स्टार्ट किया था, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 पार्ट्स, सॉलिड मेटल, नॉन मेटल,
मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस एंड फाइनली वाज रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। इन सब के बाद हमने आज जो कंप्लीट किया दैट इज कंपाउंड। तो इतना हमने पूरा टेबल में डिस्कस किया। नाउ हम देखेंगे कि अगर सॉलिड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है या वाइस वर्सा, इस तरीके के प्रोसीजर हमें अगर करने हैं तो कैसे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है कि अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है या उसका रिवर्स करना है, फॉर एग्जांपल लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है या फिर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे आगे देखते हैं। ओके, तो कन्वर्जन बेसिकली दो मेथड से कर सकते हो, या तो सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करके जिससे कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, या तो उसमें से हीट को रिमूव करके जिससे कि उसका टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाएगा। अगर इसको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो तीन तरीके का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। पहला इज फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन। लेकिन अगर हम हीट को रिमूव करते हैं यानी कि टेम्परेचर को लोअर डाउन करते हैं तो कौन कौन से प्रोसेस देखने को मिलते हैं? सॉल्टिफिकेशन, कंडेंसेशन एंड डिपोजिशन। यहाँ पे ये टेबल हमने बनाया है और इस टेबल की हेल्प से, इस डायग्राम की हेल्प से, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में इसको फिल करने के लिए कहा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन हम खुद यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन दैट इज सॉलिड। सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइस, आइस को जब हम मेल्ट करते हैं तो आइस गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? वाटर, लिक्विड। ओके, so what is fusion? यहाँ पे हमने वन लिखा है and one is what? One is fusion. Okay, तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे। When solid is get converted to liquid, when solid is get converted into liquid by providing heat या by heating it, then that process is known as what? It is known as fusion. Okay, बर्फ है, बर्फ को, आइस को आप हीट कर रहे हो, हीट करने पे वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट इज नोन एज फ्यूजन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं और ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? इनटू गैस, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। आपने देखा होगा वाटर को जब हम हीट करते हैं तो वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इट इज नोन एज वेपराइजेशन। द थर्ड वन इज, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अभी हम आपको यहाँ पे शो करके दिखाएंगे। ओके, गैस को अगर हमें कन्वर्ट करना है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल गैस को अगर हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशन, मतलब उसको हम कूल डाउन करेंगे, उसको ठंडा करेंगे। लेकिन इन केस सॉलिड को अगर हमें डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक प्रोसेस है इन विच सॉलिड्स directly get converted into gases without getting converted into what? Without getting converted into liquid. The process in which solids directly get converted into gases without getting converted into liquid on providing heat is known as what? It is known as sublimation. तो इसका एग्जाम्पल अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक, ठीक है, कपूर दैट इज कैम्फर और नेपथलीन बॉल्स जो ट्रंक्स में रखा जाता है विंटर्स या समर्स में ताकि आपके क्लोथ्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसका यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एज यू ऑल कैन सी हियर, दीज आर कपूर, कैम्फर, ये कैम्फर के छोटे छोटे पीसेस हैं। ओके, ये अभी किस कंडीशन में? सॉलिड कंडीशन में। इनको अगर हम हीट करते हैं, लेट्स डू इट। इनको अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ओके, तो आप क्या देख रहे हो? ये हीट अप हो रहे हैं और हीट अप होके ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं? गैस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ओके, तो सॉलिड इज डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस।
इसी सॉलिड को हम विद द हेल्प ऑफ सम थिंग, जैसे काजल प्रिपेयर करते हैं कंडेंसेशन के थ्रू या डिपोजिशन के थ्रू, अगर इसी कपूर के ऊपर हम कोई एक दूसरा सब्सटेंस रख देते हैं या एक दूसरा मिट्टी का बर्तन या कुछ भी रख देते हैं, दिया रख देते हैं, तो उसमें ब्लैक कलर का सूट कलेक्ट होता है, एंड दैट सूट इज व्हाट, दैट इज द मेथड ऑफ डिपोजिशन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज डिपोजिशन। सब्लिमेशन के बाद स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अगर हम हीट को रिमूव करते हैं। अभी हमने क्या देखा कि हीट को प्रोवाइड करने पे कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। पहला प्रोसेस था फ्यूजन, जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था किसमें, लिक्विड में। दूसरा प्रोसेस है वेपराइजेशन, जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में। नेक्स्ट प्रोसेस था सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ है किसमें, गैस में, विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगर हम हीट को रिमूव करते हैं, सो फर्स्ट इज सॉलिडिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि अगर हम लिक्विड को कूल डाउन करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड में। आप वाटर को ट्रे में रख के या बॉटल में रख के या किसी कंटेनर में रख के अगर अपने रेफ्रिजरेटर में रख देते हो तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर लोअर डाउन होता है। अगर कभी भी स्टूडेंट्स आप रेफ्रिजरेटर के बैक साइड पे या एसी के बैक साइड पे देखो तो वहां से बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलती रहती है। वो हीट कहाँ से आती है, जो भी फूड आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रख रहे हो उसमें से हीट को रिमूव करके और उसके रेफ्रिजरेटर के बाहर से निकलता है। इसी तरीके से एसी भी वर्क करता है कि आपके इन्वायरमेंट में, आपके रूम में जो एयर है उस एयर को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसके टेम्परेचर को लोअर करके आपके रूम को ठंडा करता है। ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन मतलब लिक्विड का जब हम टेम्परेचर लोअर डाउन कर दे रहे हैं तो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। इसी तरीके से अगर हम गैस को, आप किसी वेसल में अगर आप वाटर को बॉईल कर रहे हो और उसके ऊपर आप एक लिड लगा देते हो तो आपने कई बार देखा होगा कि लिड के सरफेस पे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है इन विच gas is getting converted into liquid when heat is removed through it. Sublimation का ही opposite है deposition। अभी जो हम लोगों ने सब्लिमेशन का एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें कि कैम्फर को हमने बर्न किया था, अगर उसी के ऊपर हम कोई दिया रख देते हैं तो वो क्या होता, वो कलेक्ट हो जाता, वो पूरा हमें व्हाइट कलर का या प्योर फॉर्म में नहीं मिलता क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बट हमें काफी हद तक कैम्फर का सॉलिड पोर्शन मिल जाता। ओके, सो दीज आर द कन्वर्जन्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ वील मूव टुवर्ड्स लेटेंट हीट कि लेटेंट हीट क्या होता है और कैसे एनवायरमेंट की एनर्जी को लेके सब्सटेंस या एलिमेंट्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे लेटेंट हीट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट बेसिकली मतलब है इसका छुपी हुई हीट, दैट इज हिडन हीट। तो हिडन हीट के बारे में इसका मतलब क्या है कि हिडन हीट होता क्या है। तो सबसे पहली बात, इट इज अ फॉर्म ऑफ हिडन हीट। हिडन हीट जिससे कि सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है, कोई एलिमेंट अपना स्टेट चेंज करता है। कहां से कहां स्टेट चेंज कर सकता है, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में। तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट। और एज यू नो कि स्टेट को चेंज करने के लिए हीट की जरूरत होती है। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो वहां पे हमें हीट की जरूरत होती है। बट वो हीट कोई सब्सटेंस या कोई पर्सन या कहीं से सप्लाई नहीं होता, वो सराउंडिंग से लिया जाता है, वो अपने आसपास के एरिया से लिया जाता है। और कौन लेता है, सब्सटेंस लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आइस को अगर आप एक छोटे से ब्लॉक ऑफ आइस को आप किसी टेबल पे या कहीं रख दो तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है। आप उसको हीट नहीं कर रहे हो या उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, लेकिन एक हिडन हीट है जो कि सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करके यहाँ से अपने स्टेट को चेंज
कर रहा है, तो एनर्जी ले कहां से रहा है, ना हम इसमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही हम उसमें से एनर्जी यानी कि हीट निकाल रहे हैं। एनर्जी यानी कि हीट वो ले कहां से रहा है, सराउंडिंग से ले रहा है, फ्रॉम सराउंडिंग। तो स्टूडेंट्स लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, latent heat is basically the hidden form of heat which help a substance to change its state from one to another by absorbing heat from where, from the surrounding। ठीक है, तो बेसिकली latent heat दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप, पहला होता है latent heat of fusion। अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो, अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने थोड़े वीडियो के पहले पोर्शन में, व्हाट इज फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड टू गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ओके, तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है दैट इज नोन एज फ्यूजन। सो फ्यूजन यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट तो हो रहा है बट एक हिडन हीट की वजह से, छुपी हुई हीट के वजह से। सो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 334 जूल पर ग्राम, या अगर इसको हम कैलोरीज में कैलकुलेट करें तो 80 कैलोरीज इसकी वैल्यू होती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एप्लीकेशन, इसके क्या क्या यूजेस हैं और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। नॉर्मली कंडीशंस में आप देखते हो कि किसी भी अल्कोहलिक ड्रिंक में या किसी भी कोल्ड ड्रिंक में आइस ऐड किया जाता है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। अगर हमें अपने कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना हो, अल्कोहलिक ड्रिंक को ठंडा करना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या ऐड करते हैं, आइस ऐड करते हैं। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, कि आइस को जब हम अपने कोल्ड ड्रिंक में ऐड करते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कोल्ड ड्रिंक के टेम्परेचर को ले लेता है और उस कोल्ड ड्रिंक के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वो वाटर में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। तो 334 जूल ऑफ एनर्जी, अगर सिर्फ 1 ग्राम, अगर हम एक आइस डालेंगे या 1 ग्राम अमाउंट ऑफ आइस डालेंगे तो वो 334 जूल ऑफ एनर्जी लेगा। तो इसी तरीके से हम जितना अमाउंट ऑफ आइस डालते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा कोल्ड ड्रिंक ठंडा होता जाएगा। कैसे ठंडा होगा, वो उस कोल्ड ड्रिंक से ही हीट एब्सॉर्ब करके और खुद की स्टेट को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर लोअर एट द मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस फॉल होता है, बर्फ गिरती है, ओके, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर में डिक्रीज नहीं आता, लेकिन जब वो बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पिघलनी शुरू हो जाती है, तब जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा लोअर डाउन हो जाता है। क्यों लोअर डाउन होता है, बिकॉज जब बर्फ मेल्ट होना शुरू करती है तो वहां पे 1 ग्राम 2 ग्राम या 10 ग्राम्स ऑफ आइस तो होती नहीं, टन्स एंड टन्स ऑफ आइस होती है। ओके, और वो आइस जब मेल्ट होना शुरू करती है तो वो एनर्जी कहाँ से लेगी, अपने एटमॉस्फेयर से लेगी, अपने सराउंडिंग से लेगी, और जब सराउंडिंग से टेम्परेचर लेगी, एनर्जी लेगी, तो उस कंडीशन में सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा एंड देन फाइनली जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाएगा। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, स्नो। आप देखते हो पहाड़ है, पहाड़ों पे लार्ज अमाउंट ऑफ टन्स एंड टन्स ऑफ स्नो प्रेजेंट है। ऐसा क्यों नहीं होता कि सराउंडिंग से उसने हीट लिया और सारा बर्फ एक साथ मेल्ट हो गया, सारा स्नो एक साथ मेल्ट हो गया, बट ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो कि जो एरिया जहाँ पे स्नो पड़ते हैं वहाँ का टेम्परेचर लोअर होता है, काफी ज्यादा कम होता है, और अगर बर्फ, पूरी बर्फ, जितनी बर्फ है पहाड़ों पे, वो सब एक साथ मेल्ट होके और कोशिश करे कि हम वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि सिर्फ आप देख सकते हो सिर्फ 1 ग्राम ऑफ आइस को कन्वर्ट होने में कितना लग रहा है, 334 जूल ऑफ एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। इसी तरीके से अगर टन्स है, टन ऑफ आइस है, तो पहले ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको टन में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको 334 से मल्टीप्लाई करोगे। सोचिए कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, और इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नेचर में प्रेजेंट नहीं होती। इसी वजह से जो स्नो है माउंटेन्स पे वो धीरे धीरे मेल्ट होती है और ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन करती है, और फाइनली वो कहाँ पे मूव करती है, वो रिवर बॉडीज के फॉर्म में, वाटर बॉडीज के फॉर्म में मूव कर जाती है। द लास्ट एप्लीकेशन इज दैट कि लेक्स का जो सरफेस होता है सबसे पहले वो
फ्रीज होना शुरू करता है, वो जमना शुरू करता है कोल्ड एरियाज में। क्यों जमना शुरू करता है? क्योंकि वो भी क्या करता है, अब यहाँ पे रिवर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो जो सरफेस है वो अपने सराउंडिंग के, अपने एटमॉस्फेयर के सबसे ज्यादा पास है। तो वो क्या करता है कि जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो इतने एनर्जी की यूटिलाइजेशन है, इतना एनर्जी आप उसमें प्रोवाइड या एटमॉस्फेयर से वो लेगा। लेकिन जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होना है तो इतनी एनर्जी वो एटमॉस्फेयर को दे देगा, लिबरेट करेगा, गिव आउट करेगा, ताकि वो कन्वर्ट हो सके किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो सके। तो अगर सरफेस को सबसे पहले, आप जानते हो कि जितना ज्यादा हम डीप में जाते जाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर लोअर डाउन होता जाएगा, लेक्स में, ओशंस में। तो जो सरफेस है वो सरफेस सबसे इजी कांटेक्ट में होता है और पूरे वाटर बॉडी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर उसी का होता है। तो वो बहुत इजीली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट कर देता है और फ्रीज डाउन होना शुरू कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉपर्टीज थी किसकी, एप्लीकेशंस थी या प्रॉपर्टीज थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट पोर्शन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन मतलब क्या होता है, लिक्विड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसेस। और जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं देन 22.5 into 10 to the power 5 जूल पर ग्राम ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में। इसी को अगर हम कैलोरीज में देखें तो 540 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। इसके सिर्फ दो यूजेस हैं नेचर में। पहला, सीवियर बर्न्स या ब्लिस्टर्स फ्रॉम स्टीम। अगर गर्म पानी हमारे बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर पड़ जाता है तो उतने ज्यादा हार्मफुल बर्न्स नहीं होते, लेकिन स्टीम दैट इज भाप जो कि वाटर वेपर्स से प्रोड्यूस होता है, वो अगर हमारे स्किन पे, हमारे बॉडी पे गिर जाए तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एज यू नो कि जैसे ही गैस हमारी बॉडी से, हमारे स्किन से स्ट्राइक करेगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, और जब लिक्विड में कन्वर्ट होने की वो कोशिश करेगा, हमने अभी आपको क्या बताया कि लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा तो वो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए ही या इट वांट्स इट, बट व्हेन gas is getting converted into liquid, it will liberate this much amount of energy, that is 22.5 into 10 to power 5 joule per gram. Okay, so here are two applications. First is severe blisters. जब steam हमारे body पे strike करेगा, that steam will try to convert itself into liquid or water, और जब वो liquid या water में convert होगा तब 22.5 into 10 to power 5 जूल पर ग्राम ऑफ एनर्जी लिबरेट करेगा, ठीक है। और लिबरेट करने की वजह से हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई होगा, और जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई होगा तब हार्मफुल बर्न्स, सीवियर ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर मतलब जो राउंड फफोले हो जाते हैं जिनके अंदर वाटर फिल्ड होता है, तो वैसे ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन होगा और वो ज्यादा हार्मफुल है। आप लोगों ने सुना होगा डिफरेंट टाइप्स के बर्न होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है कि कितने देर तक जो पर्सन है वो हीट के कांटेक्ट में रहा है, तो मिनिमम 2 डिग्री ऑफ बर्न इस ब्लिस्टर्स से फॉर्म होते हैं। लास्ट पॉइंट है क्लोज लिड फूड कुक फास्ट। आपने देखा होगा प्रेशर कुकर में या बहुत सारे जो बड़े वेसल्स होते हैं जिनको आप कवर करके फूड कुक करते हो, उसमें फूड जल्दी कुक होता है और अच्छे से वो पूरी तरीके से गल जाता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि जब हम फूड को कुक करते हैं कवर करके, हमने उसके ऊपर लिड लगाया, ओके, लिड लगाने पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता, और क्योंकि लिड लगा हुआ है वो गैस बाहर नहीं जा पा रहा, वो गैस वापस से कहाँ आ रहा है, उसी एरिया में रह रहा है, उसी कवर्ड एरिया में प्रेजेंट है, ओके। तो जब गैस ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इवेपोरेशन। नाउ इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि जब किसी सरफेस से वाटर मूव करे, और मूव करे कहाँ, एक फेज से दूसरे फेज में, दैट मीन्स फ्रॉम लिक्विड टू वाटर वेपर्स, दैट इज लिक्विड टू गैस। सो जब वाटर का या लिक्विड का कन्वर्जन हो गैस में,
इन द प्रेजेंस ऑफ एनी टेम्परेचर। एक प्रोसेस होता है बॉइलिंग, जिसे हम वेपराइजेशन भी कहते हैं। तो वेपराइजेशन वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो, दैट इज नोन एज बॉइलिंग। बट अगर किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर, कुछ पॉइंट्स हम इसके देखेंगे, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड कन्वर्ट हो किसमें, गैस में, liquid is getting converted into what? Into gas. That is basically water is getting converted into water vapors. Okay? Water is getting converted into water vapors at any temperature. Then that process is known as evaporation. जैसे कि आप अपने क्लोथ्स को जब धूप में सुखाते हो, तो वहां पे आपने कभी नहीं देखा होगा कि कपड़ों के सरफेस पे बॉइलिंग हो रही है, जो वाटर वो बबल्स हो रहे हैं। या अगर 1 ग्लास ऑफ वाटर को आप ऐसे ही कहीं पे भी धूप में या नॉर्मल कहीं पे भी रख देते हो, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी। हो क्या रहा है कि लिक्विड यानी कि वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एट एनी टेम्परेचर, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है जिसपे कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। एंड योर जो आपके क्लोथ्स सूखते हैं उनमें वाटर का मूवमेंट होता है, दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन। नाउ स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन बेसिकली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आइए देखते हैं। सो evaporation depends upon 4 factors. First is the surface area. First is the surface area. Okay? सरफेस एरिया पे किस तरीके से डिपेंड करता है, डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा। ओके, जितना बड़े एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर आप एक हैंकरचिफ में इवेपोरेशन देख रहे हो और एक ब्लैंकेट में या एक बड़े से चादर में इवेपोरेशन देख रहे हो, तो ज्यादा किसमें होगा, ब्लैंकेट में ज्यादा होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ भी इवेपोरेशन का किस तरीके का रिलेशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन भी ज्यादा। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में कितनी नमी है, हवा में कितना वाटर कंटेंट है। तो स्टूडेंट्स आप खुद भी समझ सकते हो कि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, स्पेशली रेनी सीजन्स में, तो उस समय हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते या हमारी बॉडी में अजीब सा एक स्टिकीनेस फील होता है। ओके, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवेपोरेशन कम। तो यहाँ पे जो रिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Okay, so humidity is inversely proportional to evaporation. Humidity ज़्यादा तो evaporation कम, humidity कम तो evaporation ज़्यादा। And the fourth and last point is wind speed. Wind speed is also directly proportional to evaporation. Okay, that means कि अगर तेज हवाएं चल रही हैं, स्पीड बहुत ज्यादा है विंड की, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पे अगर बहुत हल्की हवा चल रही है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है विंड की, तो उस कंडीशन में इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। ओके, सो दीज वर ऑल द डिटेल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। हम लोगों ने ये सारे पोर्शंस पढ़े हैं। सबसे पहले जो बड़ा सा टेबल हमने स्टार्टिंग में बताया था उसको हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट we move to conversion।
जिसमें कि सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे. Then finally we move to latent heat and the last topic for us which was evaporation. नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट नेक्स्ट एक वीडियो हम और इसमें प्रिपेयर करेंगे जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. पूरी गाथा हम लोगों ने पढ़ ली, पूरा रामायण भज लिया, लेकिन उसको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करोगे, कैसे उससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. बिकॉज डायरेक्ट आपका स्टेट बोर्ड तो है नहीं कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि डेफिनेशंस भी पूछे जाते हैं, बट कभी कभी इसको क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर दिया जाता है. अगर ट्विस्ट कर दिया जाएगा तो कैसे आप सॉल्व करोगे उसको, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे. आज के वीडियो में इतना ही. ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा ताकि जब हम क्वेश्चंस कराएं तो बहुत इजीली आप उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ सको. थैंक यू स्टूडेंट्स.